गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है कवक मीन्स फंजाई। आपने देखा कि आर.एच. व्हिटेकर ने सभी सजीवों को, जिसमें पादप भी हैं, जंतु भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, इन सभी सजीवों को 5 जगत में बांटा है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो इसमें हमने सबसे पहले इस चैप्टर में हमने मोनेरा पढ़ लिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा हमने पढ़ लिया। आज हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कौन सी? फंजाई, नंबर 3 फंजाई जगत की। ठीक है ना, फंजाई जगत की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस जगत में ऐसे सजीवों को रखा गया है जिनका शरीर बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक कोशिका वाला होता है। क्योंकि तीनों में अंतर आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। मोनेरा में कैसा शरीर था? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में कैसा था? एक कोशिकीय लेकिन यूकैरियोटिक। अब कैसा आ गया? बहुकोशिकीय और कैसे? यूकैरियोटिक। ठीक है ना। ये सबसे पहली विशेषता आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कवक में हमने किस प्रकार के सजीवों को रखा गया है। बहुकोशिकीय मतलब ऐसे सजीव जिनका शरीर एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उनको बहुकोशिकीय। और प्रकार कैसा हो उनका? यूकैरियोटिक होता है। अब हम बात करते हैं कि कवक होते क्या हैं। तो ध्यान रखना, सामान्यतः जो कवक हैं ये परजीवी होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे आपकी बुक में उदाहरण दे रखा है, गेहूं में कीट रोग, स्मट डिजीज इन व्हीट, है ना। तो उसका भी पक्सिनिया एक कवक होता है और पादपों को भी संक्रमित करता है और जंतुओं को भी करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अपने स्किन डिजीज होती है, त्वचा संबंधी रोग होते हैं। तो त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो सारे किससे होते हैं? कवक के द्वारा होते हैं। और ये त्वचा में कवक बहुत तेजी से क्या होता है? फैलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो कवक होते हैं वो अधिकांशतः रोगजनक होते हैं, परंतु कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। मैक्सिमम या अधिकतम जो एंटीबायोटिक हम बनाते हैं वो सारे किससे हम प्राप्त करते हैं? कवक से। तो औषधि बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? कवक से करते हैं। लेकिन अधिकांशतः कैसे होते हैं? ये हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे संरचना की बात करते हैं तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो कवक जो होते हैं, कवक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तंतु होते, धागे होते हैं, इसको बोलते हैं हम कवक तंतु। अंग्रेजी में बोलते हैं फंगल हाइफी। ठीक है ना। हाइफी का मतलब एक धागा, परंतु ये धागा होता है ना, तंतु होते हैं, शाखित होते हैं इस तरह से, शाखाएं निकली होती हैं। इसको बोलते हैं आगे चल के ये कवक तंतु। तो बोल दिया फंगल हाइफी। और ये तंतुओं का समूह होता है। क्या होता है?
कवक तंतुओं का समूह, जिसको बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं हम इनको? माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम को बोलते हैं क्या? कवक जाल। एक को तो बोलेंगे कवक तंतु, ठीक है ना, फंगल हाइफी। और ये जो धागे तंतु होते हैं वो एक से अधिक होते हैं, उनको बोलेंगे हम क्या? कवक जाल और माइसीलियम कहते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है ये क्या है? ये बनी होती किसकी? किसकी बनी होती है? काइटिन की। ध्यान रखना, कवक की कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये और बनी होती है पॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की। ये जो कवक तंतु होते हैं ये पट युक्त भी होते हैं। पट मतलब इनमें इस तरह की दीवारें पाई जाती हैं, इसे बोलते हैं पट, अंग्रेजी में बोलते हैं सेप्टा। इस तरह इनको बोलते हैं पट, सेप्टा। अगर ये पट युक्त है तो होते हैं एक केंद्रकीय, मतलब हर एक केंद्रक में, हर एक पट में एक केंद्रक पाया जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया कैसा? एक केंद्रकीय कवक या कवक तंतु। परंतु कुछ कैसे होते हैं? पटविहीन। पटविहीन कवक तंतु। जो पटविहीन कवक तंतु होते हैं ये कवक तंतु, इनमें एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। ये क्या है? केंद्रक। और ये कैसा होगा? बहुकेंद्रकीय। जिसमें पट नहीं होंगे ना वो कैसा होगा? बहुकेंद्रकीय। और जबकि जिसमें पट पाए जाते हैं वो कैसा होता है? एक केंद्रकीय कवक तंतु। तो हम दोनों तरह कह सकते हैं, ये पट युक्त भी होते हैं और पट विहीन भी होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है? अच्छा, अगर आप इनको देखना चाहेंगे, फफूंद जो कहते हैं ना, फफूंद होती है, रोटी के ऊपर, खाने के ऊपर, अचार के ऊपर फफूंद लग जाती है, वही तो है ये कवक। आप उसमें से धागा निकालना चाहें तो आप धागा नहीं निकाल सकते हो। ये क्या होते हैं? सूक्ष्मदर्शी से हम इनको क्या करते हैं? बड़ी सावधानी पूर्वक हम इन धागों को अलग करते हैं और उनका हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। एक इसमें नोट जरूर ध्यान रखना, सारे कवक तंतु हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब उनका शरीर एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर के निर्माण में। लेकिन ईस्ट ये जो होता है ना, ये एक कोशिकीय होता, अपवाद है। ये कवक का क्या है? ये अपवाद है। क्यों? क्योंकि ईस्ट कैसा होता है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय होता है, जबकि ये सारे कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है इसमें, इसका भी ध्यान रखना हम लोग।
समझ में आ गया इतना? चलिए आगे देखते हैं। तो जब भी हम इसका डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, वो हमेशा इस तरह का होता है, बहुकेंद्र की प्रकार का और एक केंद्र की प्रकार का। और ध्यान रखना इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। और एक ये अपवाद कौन सा इसमें, ईस्ट। क्योंकि आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, मशरूम वो भी कवक है, उसको भी हम खाते हैं, मशरूम को हम खाते हैं, वो भी कवक का उदाहरण है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रोटीन की उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। अब आ जाइए पोषण। कवक में पोषण, कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो देखिए, कवक 3 तरह के होते हैं, मृतजीवी, नंबर 2 परजीवी, और नंबर 3 सहजीवी। मृतजीवी का मतलब समझ गए, ऐसे कवक जो मरे हुए जीवों से पोषण प्राप्त करते हो, मृतजीवी कहलाते हैं। परजीवी जो दूसरों पर निर्भर रहते हो, जो किस पर, पादप और जंतु पर क्या हो, निर्भर होते हो। ऐसे कवक जो पादप व जंतु पर निर्भर रहते हो, उनको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है। और सहजीवी में यहाँ पे है ऐसे कवक जो किसी अन्य जीव के साथ मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हो, दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे यहाँ पे एक नाम आता है लाइकेन। लाइकेन का मतलब होता है यदि शैवाल और कवक ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या कहेंगे, लाइकेन। शैवाल भी अलग है और कवक भी अलग है, लेकिन दोनों क्या हो जाए, संयुक्त हो जाए, तो किसका निर्माण करेंगे, लाइकेन का। दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। कैसे, कवक को शैवाल, ये आपने ऐसे मान लीजिए, हाँ, शैवाल है वो कवक को रहने के लिए आवास प्लस भोजन देते हैं। तो कवक क्या करता है, कवक इस शैवाल की सुरक्षा प्रदान करने में, 12th क्लास में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि फास्फोरस को अवशोषण करने में, खनिज तत्वों के अवशोषण करने में, जल आदि का अवशोषण करने में सहायता करता है, जिससे कि किसको, शैवाल को अधिकतम प्राप्त हो सके। दोनों को बेनिफिट हो रहा है, लाभ मिल रहा है दोनों को। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा संबंध है, यहाँ पे माइकोराइजा। माइकोराइजा संबंध होता वो होता किसके बीच में, उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के साथ
किसका मिलना? कवक का मिलना, मतलब उच्च वर्ग के पादप हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म। पढ़ाएंगे आपको जिम्नोस्पर्म क्या होता है। जिम्नोस्पर्म जिसे हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी पादप। अनावृत बीजी पादप की जड़ जो होती है, उनके साथ में कवक अगर जुड़ जाते हैं, अगर कवक जुड़ जाते हैं, इस संबंध को क्या कहते हैं? माइकोराइजा। उच्च वर्ग के पादपों की जड़ों के साथ कवक का मिलना या पाया जाना क्या कहलाता है? माइकोराइजा। इसमें क्या होता है कि इनकी जड़ें, इनका जो तना होता है, वृक्ष होता है, काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन जड़ें उस अनुपात में नहीं होती हैं। तो जड़ों के बाहर की तरफ बाह्य परजीवी के रूप में और अंतः जीवी के रूप, परजीवी तो नहीं कह सकते, बाह्य जीवी के रूप में और अंतः जीवी के रूप में वो चिपक जाते हैं। इससे क्या होगा? रोग जनकों से इसकी सुरक्षा भी करेगा, प्लस जल खनिज लवण अधिकतम अवशोषण करके जड़ों को प्रदान कर देता है। दोनों को फायदा मिलता है। इसे कहते हैं माइकोराइजा। अब आ जाइए जनन की बात करते हैं। तो पोषण हो गया, जनन में जनन कवक में किस तरह का जनन होता है? तो देखिए 3 विधियां होती है इसमें। पहली विधि दे रखी है कायिक जनन, अब कायिक जनन का मतलब शरीर के टूटने से, शरीर का मतलब कवक जाल जो होता है ना, कवक तंतु, कवक जाल जो होता है, उसके टूटने से। जैसे कौन कौन सी विधियां इसमें भी? जैसे खंडन, विखंडन, और एक होता है इसमें मुकुलन। ये 3 विधियां हैं। खंडन विखंडन का मतलब टूटना, लेकिन अंतर क्या होता है? अगर कवक तंतु कहीं से भी टूट जाए, खंडन। विखंडन का मतलब 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में टूटता हो, विखंडन। और मुकुलन का मतलब कवक तंतु के साइड से एक छोटी सी अतिवृद्धि बन जाए और वो अलग होकर क्या बनाती है? नए कवक तंतु का निर्माण करती है, उसे मुकुलन कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है अलैंगिक जनन। और ध्यान रखना, कवक तंतुओं में, कवक में जब भी अलैंगिक जनन होता है, ये होता है किसके द्वारा? विशेष प्रकार की क्या बनते हैं इसमें? बीजाणु। बीजाणुओं के द्वारा होने वाले जनन को, बीजाणुओं के द्वारा होने वाले जनन को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब इनमें अलैंगिक जनन अलग अलग विधियों से होता है। कौन कौन सी? जैसे इसमें दे रखा है जैसे कॉनिडिया। कॉनिडिया क्या है? बीजाणु का नाम। कवक में बनने वाले जो बीजाणु है, कौन सा बनता है इसमें? कॉनिडिया। ठीक है ना। तो कॉनिडिया द्वारा होने वाले जनन को हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन। अब ये जिसमें बनते हैं उनको कहते हैं बीजाणुधानी। बीजाणु का निर्माण जिसमें होता है उसको क्या कहते हैं? बीजाणुधानी। बीजाणुधानी में इनका निर्माण होता है। ठीक है ना। और इसके अलावा अब देखेंगे, ये जो बीजाणु बनते हैं वो 2 तरह के बनते हैं, चल और अचल। चल का मतलब जैसे ये बीजाणु बना, अगर इनमें कशाबिकाएं होती हैं तो चल बीजाणु, और कशाबिकाएं नहीं है इनमें तो कैसे होते हैं? अचल बीजाणु।
दो तरह के बीजाणु होते हैं, चल और अचल। अब तीसरा आता है लैंगिक जनन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बेटा, ओके।